हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान आर्पिता। सो ये यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की सीरीज़ के अंदर आज हम पास्ट ईयर जो कि दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर है उसे हम करेंगे। सो इसके मैं पार्ट्स बनाऊंगी अलग अलग, जिसमें आई विल सॉल्व 20 क्वेश्चन हर वीडियो में। आई ट्राई एंड कवर। सो इस फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट 20 क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, ऐसे हम पार्ट्स बना के इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स दिसंबर 2019 में पूछा गया था, दैट वाज अ टैक्स ऑफ ₹20 पर यूनिट जो है वो इम्पोर्टेड चीज़ के ऊपर इम्पोज किया गया। रुपीज़ पर यूनिट है, ध्यान रखो ये कि पर यूनिट में ऑफ इम्पोर्टेड चीज़ के ऊपर। वो किसका एग्जाम्पल है? क्या वो हमारा कंपाउंड टैरिफ है कि स्पेसिफिक टैरिफ है कि हमारा इफ़ेक्टिव टैरिफ है या एड वैलोरम टैरिफ है? ध्यान रखो, जब भी ₹20 पर यूनिट की बात करी जाए तो इसमें ये स्पेसिफिक टैक्स का एग्जाम्पल है। अगर एड वैलोरम है तो यूजली जो मतलब अगर होता है तो टैक्स मतलब 20% लग गया, तो वो परसेंटेज में बात होती है, ठीक है। स्पेसिफिक के अंदर इट इज़ ऑलवेज इन पर यूनिट्स, कुछ यूनिट्स के ऊपर टैक्स लगा, इसलिए ये स्पेसिफिक जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ हमारा, जस्ट अ सेकेंड, या नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन जो है दैट इज़ रिलेटेड टू हमारा ग्रीन या ब्लू बॉक्स सब्सिडी, किससे रिलेटेड है? तो ये आपको पता चल ही रहा होगा। ब्लू बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स, ये सारी सब्सिडीज़ हम कब पढ़ते हैं? क्या हम यूनाइटेड नेशंस जब पढ़ रहे होते हैं तब उसमें पढ़ते हैं? नहीं। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड चीज़ों में नहीं। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं। ये सारी चीज़ें जो अग्रीमेंट्स वगैरह, जैसे AOA है हमारा, और हमारे जैसे और इम्पोर्ट्स के ऊपर ड्यूटीज़ लगती हैं या टैरिफ्स लगते हैं या कोटाज लगते हैं, दीज आर ऑल WTO ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। सो इसके लिए अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो ये आंसर तो बस आप पढ़ते ही दे सकते हो इसका आंसर। तो WTO जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो दिस इज़ ओनली D इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैच द फॉलोइंग जो है वो दे रखा है विद द फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो जब स्लत्स्की की बात आती है तो आप हमेशा ध्यान आता ही होगा आपको किससे रिलेटेड होता है। आप अगर दिमाग चलाओ तो आपको क्या ध्यान आएगा? इट इज़ ऑलवेज कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस से रिलेटेड होता है हमारा स्लत्स्की, ठीक है। सो इसका आंसर तो हो गया ये। सो दिस इज़ थर्ड। तो ए का थर्ड कहाँ पे है? ये। और बाकी लियोंटिफ हमेशा याद रहता है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस। अगर दो भी आपको आते हैं तो बाकी के अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। सो आपको पता चल गया स्लत्स्की इज कंज्यूमर बिहेवियर। बी जो है एरो जो है दैट इज़ हमारा CES प्रोडक्शन फंक्शन उन्होंने दिया था। सी जो है लियोंटिफ, ये हमें दिया था इनपुट आउटपुट एनालिसिस, ठीक है। सो दो भी आते हैं, मतलब इसमें तो वैसे आपको एक भी आता होगा तब भी हो जाएगा। से हमारा स्लत्स्की से ही पता चल रहा है कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस जो है वो सही है, ठीक है। एंड लास्ट हमारा फर्स्ट हो जाएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग किसने दी थी? डांजिंग ने, ठीक है। सो इसका आंसर ये होगा एंड एरोज इज़ दिस, ठीक है। सो अगर एक भी आता है तब भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच अमंग द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म्स लीड टू मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज? सबसे ज़्यादा किस में होती है? आपने अगर बेसिक भी माइक्रो मैक्रो पढ़ रखी है, मेरा अगर चैनल फॉलो कर रहे हो अच्छे से, मैंने उसमें मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूरा कोर्स डाल रखा है, जिसमें मैंने मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, सब कुछ कवर कराया है उसमें। अगर आप मेरी शुरू की वीडियोस भी देखोगे तो उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अपने आप हो जाएगी कि सबसे ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंट एलोकेशन रिसोर्स कहाँ होती है? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी देखा था मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में क्या प्रॉब्लम हो जाती है? एक्सेस कैपेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है,
ठीक है। मोनोपोली में भी देखा है डेड वेट लॉस की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आप ये मेरी वीडियो लेक्चर्स अगर आप देख लेते हो मार्केट स्ट्रक्चर्स के, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अपने आप से हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा कंसिडर एन इकोनॉमी विद लीनियर होमोजीनियस कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जिसके विद 2 इनपुट कैपिटल, जहाँ पे 2 इनपुट्स हैं, एक कैपिटल है और लेबर है, और जो शेयर ऑफ कैपिटल और लेबर जो है दे आर उसका शेयर्स जो है दैट इज़ 1/3 और 2/3 जो शेयर्स दे रखे हैं, ठीक है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल और लेबर जो है वो जो है कैपिटल का जो ग्रोथ रेट है वो 6% है, लेबर का जो है वो 3% है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन याद रखो, क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए के रेस टू पावर अल्फा एल रेस टू पावर बीटा, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ आता है ना ग्रोथ रेट से रिलेटेड, जैसे रेट ऑफ ग्रोथ, तो रेट ऑफ ग्रोथ में आपको पूरे फंक्शन के अंदर लॉग लगा देना है, ठीक है। सो लॉग y हो जाएगा इक्वल्स टू, ये जो पूरे मल्टीप्लिकेशन में है ना ये सब एडिशन में हो जाएंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी बन जाती है लॉग लगती, तो लॉग ए प्लस अल्फा लॉग के प्लस बीटा लॉग एल, ठीक है। तो इसमें अब आपको शेयर दे रखा है कैपिटल का 1/3 मतलब प्लस 1/3, ये कैपिटल का शेयर जो है वो अल्फा हो गया, और यहाँ पे हम लिख देंगे जो ग्रोथ रेट हमें कैपिटल का दे रखा है, ग्रोथ रेट कैपिटल का कितना है 6%, तो 6% लिख दिया प्लस, ठीक है। शेयर जो कि लेबर का है वो कितना है 2/3, तो 2/3 इंटू क्या हो जाएगा हमारा जो लेबर का रेट ऑफ ग्रोथ है जो कि कितना है 3, ठीक है। अब हमारे से यही पूछ रखा है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, मतलब लॉग ए जो है ये हमें निकालना है, ठीक है। सो लॉग ए और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट जो है वो 6% दे रखा है, इक्वल टू 6% इसका लिख दिया, और टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मतलब टेक्नोलॉजी की ग्रोथ क्या है दैट इज़ लॉग ए, ये हमें निकालना है। तो आप बस आपको बेसिक मैथ सॉल्व करते यू विल जस्ट गेट द आंसर। सो आपको क्या करना है, जस्ट अ सेकेंड या, तो अब इसमें ये कट जाएगा हमारा, कितना हो गया 3 2 6, 3 से 3 कैंसिल, सो 2 + 2 इज़ 4, 6 में से 4 गया, क्या मिलेगा लॉग ए विच इज़ 2 लॉग ए, तो ये जो है लॉग है तो दैट मीन्स इट्स इन परसेंटेज, तो 2% जो है वो करेक्ट आंसर है, सेकेंड जो है दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। सो आपको बस इसमें क्या करना है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लिखना है, और जब ग्रोथ रेट की बात करिए तो आप पूरे को लॉग में कन्वर्ट कर देंगे, लॉग कन्वर्ट करते ही वैल्यूज इवैल्यूएट करते ही आपकी जो चीज़ें मिसिंग है यू विल गेट दैट वैल्यू, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना। मैंने वैसे अपनी मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज़ बना रखी है जिसमें मैंने आपको बताया है कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकलता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बहुत रेपिटेटिव रहता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का, तो वो भी आप कर सकते हो। उसे आप अगर वो पूरी सीरीज़ अच्छे से देख लोगे, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप उसे जाके देख सकते हो। सो यू विल गेट द क्लैरिटी कि किस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द मॉडल नाइफ एज प्रॉब्लम, ये तो नाइफ एज दिमाग में आते ही हेरॉड आ जाते हैं। मैंने इसकी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पूरी सीरीज़ बना रखी है जिसमें नाइफ एज प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कशन कर रखे है कि व्हाट इज़ नाइफ एज प्रॉब्लम, ठीक है। सो मैंने उसमें सोलो अलग बनाया है, हेरोड अलग बनाया है, हेरोड डोमर इकट्ठा एक बना हुआ है, डोमर अलग से बना हुआ है, सोल्टर सुवॉन का भी मैंने इंटरनेशनल में एक मतलब वीडियो बनाया है। सो यू विल गेट ईच एंड एवरी थिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी थिंग ऑन माई चैनल। सो ये नाइफ एज को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी प्रॉब्लम्स कब होती हैं, वो गैप कब बढ़ जाता है, एक्सपांड हो जाता है। सो वो सारी चीज़ें करी हुई हैं मैंने, आप जस्ट जाके यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दोज, मतलब उसमें मैंने एक्चुअल ग्रोथ रेट और वारंटेड ग्रोथ रेट को दोनों को कंपेयर कर रखा है, अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, फिर नाइफ एज की प्रॉब्लम आती है तो क्यों आती है, ठीक है। So you can just go and watch all those things. I'll just link down in the description box below what all is required. Also अगर आप
आपको इन चीज़ों का PDF चाहिए, यू विल हैव टू फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम का चैनल, यू विल गेट द PDF, सारे जो PDFs हैं इन सारी चीज़ों के यू विल गेट ऑन माई टेलीग्राम का चैनल, दैट ऑल्सो आई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्निंग अ रेक्टेंगुलर और रिकर्सिव सिस्टम. ठीक है, सो इसका भी मेरा वीडियो चैनल पे है, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच. इकोनोमेट्रिक्स मैथमेटिकल मेथड्स के अंदर ही मैंने रिकर्सिव सिस्टम के बारे में भी बात करी है. तो इसमें जो है पैरामीटर्स आर वैलिडली एस्टिमेटेड यूजिंग सेपरेट एप्लीकेशन ऑफ OLS टू ईच इक्वेशन. ये भी ठीक है, हमारा रिकर्सिव सिस्टम मैंने जो है उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको पता चलेगा. इसमें बस लास्ट वाला जो है दिस इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, और सारे ठीक है हमारे ऑप्शन. इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कोरिलेटेड विद द एरर टर्म इन अदर इक्वेशन, ये भी सही ऑप्शन है. एंड द एप्लीकेशन ऑफ 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर वुड लीड टू अनबायस्ड बट इनएफिशिएंट पैरामीटर एस्टिमेशन. तो इसमें थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर है, जिसमें ABC जो है दीज आर करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो यस. और अब हम देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग, इसमें लिस्ट बतानी है हमें. तो आपको अगर फॉर्मूलाज याद हैं, वैसे आपको पता होगा कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है. फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार के बैलेंस में क्या है, मतलब जब हम एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या आप बोलो रेवेन्यू जो सरकार को टैक्सेस नॉन टैक्सेस से पैसा रिसीव हुआ, उसमें से सरकार ने जो रोड, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, पब्लिक एजुकेशन वगैरह पे लगाया, वो एक्सपेंडिचर होगा. अगर ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है मतलब फिस्कल डेफिसिट है, मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो बड़ा है और रेवेन्यू कम है. ठीक है, तो दैट इज़ ओनली कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है. हमारा फिस्कल डेफिसिट जब टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट लेस बोरोइंग्स होता है, बट जब इंटरेस्ट रेट भी साथ में आ जाता है तो वो प्राइमरी डेफिसिट हो जाता है. तो यही लिख रखा है कि एक्सेस टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट लेस बोरोइंग, सेम यही जो फिस्कल डेफिसिट का, इसमें एक इंटरेस्ट पेमेंट को भी लेस करना पड़ता है, तो प्राइमरी डेफिसिट आता है. ये दो अगर आपको आते हैं यू कैन ईजिली स्कोर 1 मार्क 2 मार्क सॉरी, तो आपको ईजिली ये नंबर मिल जाएंगे. ठीक है, तो इसका आंसर इज़ 1, जिसमें A जो है वो थर्ड हो गया हमारा, जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट लेस बोरोइंग्स करेंगे, फिस्कल डेफिसिट मिल जाएगा. उसमें से फिर से हमारा ये सब ट्रैक कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट, तो आपको मिल जाएगा प्राइमरी डेफिसिट. तो यही ऑप्शन इसमें है. ऑल्दो A जो है अगर आपको पता है, एक पता है तो उससे कुछ नहीं होगा, दूसरा अगर आंसर पता है तो आपको आराम से आप 2 मार्क कमा सकते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो इसमें पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मनी सप्लाई मेजर M1. ठीक है, सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इज दिस, जिसमें हम करेंसी जो कि लोगों के पास है, उनके हाथ में है, पब्लिक के पास है, डिमांड डिपॉजिट जो कि कमर्शियल बैंक्स के पास है, प्लस अदर डिपॉजिट द पॉइंट ऑफ टाइम. तो ये जो है करेक्ट है. ठीक है, सो ये पोस्ट ऑफिस वाला गलत है, ऑल बैंक डिपॉजिट एट अ पॉइंट ये भी गलत है, अदर डिपॉजिट ओवर 1 ईयर ये भी गलत है, ये करेक्ट है. 1 इज़ करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द 10th क्वेश्चन. इसमें बेसिकली आपको कंज्यूमर थ्योरी के हिसाब से जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनको अरेंज करना है. तो पहले जब भी आप माइक्रो पढ़नी स्टार्ट करते हो, सबसे पहले कौन सी थ्योरी पढ़ते हो? थ्योरी ऑफ डिमांड, मतलब कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगी. कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट के अंदर सिट्रस पैरेबल्स बोलते हैं उसे. तो उसमें अदर थिंग्स कांस्टेंट मतलब क्या समझते हो उसमें? और चीज़ें जैसे जो प्राइस को अफेक्ट करने वाली है, लोगों की, कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, और सारी चीज़ें, इनकम, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, ये सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं. सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जब रिलेशन बताते हैं दैट इज़ थ्योरी ऑफ डिमांड. तो थ्योरी ऑफ डिमांड सबसे पहले हमने किसकी पढ़ी थी? मार्शल ने दी थी. ठीक है, मार्शल थे. फिर थ्योरी जो थी वो किसने दी थी? हिक्स ने दी थी. हिक्स ने किसकी दी थी? इंडिफरेंस कर्व अप्रोच दी थी, मतलब इट इज़ ऑलवेज कन्वेक्स, इंटरसेक्ट नहीं करता,
और जैसे जैसे हम ऊपर अगर दूसरे लेवल पे पहुंचते हैं आईसी के तो जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें हमने सारी पढ़ी हुई हैं। तो पहले थियोरी ऑफ डिमांड किसने दी थी? मार्शल ने दी थी। फिर हिक्स ने क्या दिया था? इंडिफरेंस कर्व का अप्रोच जो है उन्होंने दिया था। फिर सिम्यूल्सन का भी हमने पढ़ा हुआ है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी सिम्यूल्सन ने दी है। सो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो है दैट वाज गिवन बाय सैम्यूल्सन। तो अगर आपको ये चीज़ें भी आती हैं आप आराम से अरेंज कर सकते हो। आगे के दो भी अच्छे से आते हैं ना, मार्शल और हिक्स, यू कैन जस्ट ऐसे ही टिक कर दिया दैट फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन इज इनकाउंटर्ड? सो एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हजार्ड की एक वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली पीच और लेमन की प्रॉब्लम है। जैसे कोई एक बायर है, वो सेकेंड हैंड मार्केट के अंदर कोई गाड़ी खरीदने जाता है तो उसको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? तो एक प्रॉब्लम बिफोर बाइंग होती है, एक प्रॉब्लम आफ्टर बाइंग होती है। तो वो दोनों चीज़ें, उन प्रॉब्लम्स, एजेंट और प्रिंसिपल प्रॉब्लम जो है और मॉरल हजार्ड जो एडवर्स सिलेक्शन, हमने गलत चीज़ सिलेक्ट कर ली, वो एडवर्स सिलेक्शन होगी। मॉरल हजार्ड बिफोर खरीदने से पहले कि उसका क्या प्राइस होगा, क्या वो चीज़ ख़राब तो नहीं है। तो ये जो चीज़ों की जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं, ये बेसिकली हमारी एडवर्स जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, ये आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, यू कैन जस्ट गो चेक इट आउट। सो इसमें क्या है, प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन दोनों इंश्योरेंस और मार्केट ऑफ क्रेडिट दोनों में फेस करी जाती है। एंड दोनों में फेस करी जाती है बोथ ए एंड बोथ 1 and 2 दोनों मार्केट्स के अंदर, मार्केट ऑफ इंश्योरेंस और मार्केट ऑफ क्रेडिट दोनों के अंदर फेस कर जाती है। ठीक है, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट माई वीडियो दैट्स मेड ऑन द प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन विच इज इनकाउंटर्ड। सो दैट इज इनकाउंटर्ड बोथ इन द मार्केट ऑफ इंश्योरेंस एंड द मार्केट ऑफ क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है ना कि असर्शन और हमें रीज़न का क्वेश्चन आता है, तो असर्शन के बाद बिकॉज लगा दिया करो कि उससे ना आपको पता चल जाएगा कि सही में इसकी रीज़न है कि नहीं है। ठीक है, सो यू कैन जस्ट बिकॉज लगा दो इसके आगे कि जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा कनेक्टिंग रहेगा और उससे पता चल जाएगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो यूरुग्वे राउंड में आई थी ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन। ठीक है, सो इसकी रीज़न जो है वो बता रखी है कि इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो यूज़ कर जाते हैं कि डिस्करेज कर सकें द वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये आपको पता है इसकी जो है सही रीज़न नहीं है। ऑल्दो दोनों बातें ठीक हैं बट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो यूरुग्वे राउंड के अंदर लाई गई थी, पर इसकी ये रीज़न नहीं है। आपको समझ में आ ही रहा होगा, दोनों कनेक्टेड नहीं है। तो दोनों ठीक हैं, माना ठीक हैं, दे आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। सो ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन ए के नीचे यहाँ 2 दे रखा है, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एनालिसिस ऑफ वेरिएशन जो है वो कैरिड आउट किसके द्वारा किया जाता है? इट इज़ यूज्ड बाय फॉलोइंग, कौन कौन मतलब किस टेस्ट में यूज़ किया जाता है? सो इट इज़ यूजली इन एफ टेस्ट जो ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए हमारा यूज़ होता है। टी जो है वो इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस के लिए, एफ जो है इट इज़ यूज फॉर ओवरऑल सिग्निफिकेंस। ठीक है, सो ये अनोवा जो है दैट्स बेसिकली एफ टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो इसमें तो आपको अगर कर्व्स आते हैं ना इस क्वेश्चन में तो यू विल बी एबल टू मैनेज। इसमें पूछा क्या किस में मिनिमम पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, अब मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज यू शेप, मतलब इसमें मिनिमम पॉइंट होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के नीचे ही होता है ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर ये एवरेज कॉस्ट है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसके नीचे होगा, तो इसका भी मिनिमम पॉइंट है। मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज ऐसे टिक वाला जो होता है ना, ऐसे चलता है, तो इसमें भी एक मिनिमम पॉइंट है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, सो इट इज़ ऑलवेज लाइक दिस कि फिक्स कॉस्ट अगर सपोज करो, मतलब मैं अगर मैंने किसी रेंट पे एक कमरा लिया कि यहाँ बैठ के मैं मतलब कुछ भी करूँगी। ठीक है, तो वो मेरी फिक्स कॉस्ट होगी। फिर मैंने वहाँ से बिज़नेस ऑपरेट करना स्टार्ट किया, वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी कि मैं यहाँ पे कपड़ा लाऊंगी, बनाऊंगी, फिर बेचूंगी, वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो फिक्स कॉस्ट के साथ एवरेज कॉस्ट जब होता है दैट इज़ हमारा जब हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को,
जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा जब उसको क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो इसलिए हाइपरबोला बनता है, इसलिए इसका कोई मिनिमम पॉइंट नहीं होता। तो फोर्थ जो है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम एज डेवलपमेंट? इसका ऑथर कौन है? अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। इसका आंसर जो है दैट इज़ अमर्त्य सेन। हमारे बहुत ही वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी स्टडीज़ एजुकेशन वगैरह पे दी हुई है। सो इफ़ यू स्टडीड ऑल दोज थिंग यू विल बी एबल टू, आराम से आप बता सकते हैं। वैसे अगर आपको नहीं भी याद, कई किताबों के नाम नहीं याद होते, तो अगर आप पास्ट ईयर का कई बार रिपीट हो जाता है तो इसको ध्यान रखना कि फ्रीडम ऑफ डेवलपमेंट किसने दी थी। इट वाज गिवन बाय अमर्त्य सेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन द ऑर्डर कंडीशन दैट शुड बी फुलफिल्ड इज इक्वेशन मस्ट। फर्स्ट है इसका आंसर। इसकी भी मैंने साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई है, उसमें आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैंने एग्जैक्टली मतलब बेसिकली क्या साइमल्टेनियस इक्वेशन में, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन में क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। सो इसका करेक्ट आंसर इज एक्सक्लूड वन लेस दैन द टोटल नंबर ऑफ एंडोजेनस वेरिएबल इन द मॉडल, ठीक है। सो इसका आंसर करेक्ट जो है दैट इज 1 ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट जो है वो इसमें पूछ रखा है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के बारे में। तो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक्स बता देती हूँ। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जो है ये यूजली किसको दी जाती है? फार्मर्स को दी जाती है कि कोई इन केस रेनफॉल आ जाए या कुछ भी हो जाए तो जो उन्होंने सीड बोया है आगे जाके इन केस आज किसी फार्मर ने देखा कि शॉर्टेज हुई पड़ी है अनियंस की, उसने बोना स्टार्ट किया। सिमिलरली और सारे फार्मर्स जो हैं उन्होंने बोना स्टार्ट कर दिया, ये देखते हुए कि आगे जो शॉर्टेज है उसको हम आगे, अभी प्राइस बहुत ज़्यादा है तो आगे प्राइस ज़्यादा है तो उसको देखते हुए उन्होंने बहुत सारे अनियंस जो हैं वो बो दिए। आगे ज़्यादा अनियन सप्लाई की होने की वजह से उसके प्राइस जो हैं वो कम हो गए, ठीक है। तो ऐसे केस में वैसे इंश्योरेंस की बात है तो इंश्योरेंस तो ज़्यादातर फार्मर्स को क्यों दी जाती है कि अगर कोई इन केस क्रॉप फेलियर हो गया, जैसे अब आप देख रहे हैं कोरोना के केस में वो जो बहुत सारी ऐसे जा रही हैं जो पाकिस्तान से निकली, ये सारी जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं ये पूरी फसल को ख़राब कर देती हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो सरकार जो है उनको कुछ ना कुछ मुआवजा देती है, दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। मतलब कुछ ना कुछ आपको दे देगी हाथ में कि लॉस हुआ है तो नेचुरल कैलामिटी की वजह से हुआ है ना, उन्होंने खुद से तो अपना नुकसान नहीं किया, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, रेनफॉल हो गई, कुछ भी होगा तो उसके लिए सरकार आपको पैसा देती है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो नेशनल इंश्योरेंस स्कीम का यही है कि फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट द लॉसेस जो कि दैट इज़ ड्यू टू क्रॉप फेलियर की वजह से हुआ, ठीक है। सो ये करेक्ट है हमारा। और हमारा जो दूसरा है दैट इज़ नेशनल इंश्योरेंस स्कीम जो है अवेलेबल होती है सारे फार्मर्स को, ईदर इट्स अ लोनी और नॉन लोनी इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द होल्डिंग। उसकी कितनी बड़ी ज़मीन है, नहीं है, छोटी है, बड़ी है, उसने लोन ले रखा, नहीं ले रखा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसकी फसल को कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से प्रॉब्लम हुई, दे विल बी रीइंबर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये सही हैं। सो बोथ ए एंड बी जो है दे आर करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रीडमैन मॉडर्न थियोरी ऑफ मनी। इसकी भी मैं वीडियो पहले डाल चुकी हूँ, सो इफ़ यू वांट टू गो वॉच इट, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आप देख सकते हैं इसे। तो फ्रीडमैन थियोरी ऑफ मनी कंक्लूड्स दैट जो चेंज है एग्रीगेट स्पेंडिंग के अंदर वो प्राइमरीली डिटर्मिन कैसे होता है? बाय चेंज इन मनी सप्लाई से होता है। जो एग्रीगेट स्पेंडिंग के अंदर जो चेंज है दैट इज़ बाय द मनी सप्लाई, मनी की सप्लाई की वजह से होता है। मैंने कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। मॉडर्न थियोरी जो कि मनी की है, फ्रीडमैन मॉडर्न थियोरी, ठीक है। कैम्ब्रिज वगैरह की भी अभी डालनी है, आई विल पुट इट
उसका भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल 3 नॉर्म्स। बेसल 3 नॉर्म्स क्यों आए थे? ये सारे नॉर्म्स, ये जो 3-4 मेन पिलर्स हैं इसके, ये 3 पिलर्स हैं, ये देखते ही पता चल रहा है दिस इज नॉट अ वो ऑप्शन। ये नॉर्म्स क्यों आए थे? क्योंकि हमारे NPAs मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाते हैं, तो ऐसे कुछ ना कुछ नॉर्म्स जो हैं ये RBI निकालती है। सो ये बेसल 3 नॉर्म भी RBI ने निकाला था, जिसमें इन्होंने बताया कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस होना चाहिए, मार्केट का डिसिप्लिन होना चाहिए। सो ये ऑल द 3, ये जो 3 हैं, दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। और मैक्सिमम रिटर्न ऑन कैपिटल, ऐसा कोई बेसल 3 में प्रावधान नहीं है, ठीक है। सो दिस इज नॉट एन ऑप्शन। ABC ओनली, ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिस वुड बी द लास्ट, ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज हमारा फिलिप्स कर्व एनालिसिस होल्ड। ये जो है ये बेसिकली ना तो अडेप्टिव के अंदर होता है, ना हमारा रैशनल एक्सपेक्टेशन में होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसमें होता है, ये चीज़ तो आप ढूंढ सकते हो। मैंने आपको इतने क्वेश्चंस कराए हैं, ये आप ढूंढो और मुझे बताओ कि किस में होता है ये। इसमें बता रखा है अंडर विच ऑफ द अप्रोचेज ये होल्ड, ठीक है। सो दैट इज़ नाइदर, दोनों में नहीं होता, किस में होता है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड सून, जिसमें मैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो कि दिसंबर 2019 के अंदर आ रखे हैं, दैट विल सॉल्व। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम का चैनल मेरा बना हुआ है, उसमें आपको सारे PDFs मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब एंड देन यू विल बी एबल टू सी द PDFs ऑफ द सेम। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।